नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप स्टॉक बॉट बाय टाटा म्यूचुअल फंड लार्ज कैप इन अप्रैल 23। तो 23 में अप्रैल में हम देखेंगे कि टाटा म्यूचुअल फंड ने कौन से जो शेयर्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और ये जो म्यूचुअल फंड का है इसका रिटर्न क्या था, कौन कौन से शेयर्स हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे एमएफ फुटप्रिंट की अपनी नए वीडियो पे। दोस्तों डिस्क्लेमर, यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करेंगे टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए है और स्टडी के लिए है। हम आगे चले इसके पहले देखते हैं कि पावर ऑफ क्लोनिंग के संबंध में बहुत फेमस इन्वेस्टर है मोहनीश प्रभु जी क्या कहते हैं। आई एम सेमलेस कॉपी कैट, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज क्लोन्ड, आई हैव नो ओरिजिनल आइडिया। सेम चीज अगर आप ट्वीट पे देखें तो सेमलेस क्लोनिंग द वे टू वेल्थ। तो जब भी आप जो बड़े फंड हाउसेस हैं या जो बड़े जो इन्वेस्ट करते हैं, जब भी उनको आप देखते हैं कि किस शेयर में इन्वेस्ट क्यों है, तो आपको एक आइडिया लगता है कि हाउ दे थिंक्स, हाउ दे इन्वेस्ट। तो उसी बेसिस पे आपको डिसीजन लेने में हेल्प होता है। ये हमारे लिए अच्छा है कि जो भी फंड हाउसेस हैं, जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, वो अपना मंथ टू मंथ अपडेट करती हैं, जिससे हमें आइडिया लगता है कि हाँ ये शेयर्स वो ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, जैसे हम अपने जिसकी हेल्प से अपना पोर्टफोलियो हम बेहतर कर सकते हैं। तो करंटली अगर आप टाटा का जो ये लार्ज कैप फंड है, इसमें अगर आप देखेंगे 96% जो लोकेशन है वो आपका इक्विटी का है एंड अदर में 3.86 है। अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें, 22 में 100% इक्विटी पे इन्वेस्टेड है पर्टिकुलर इस फंड हाउस में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इनका जो एसेट लोकेशन है, यहाँ पे फाइनेंस में 35% है, एनर्जी के ऊपर 12% है, टेक्नोलॉजी में 10% है, कंज्यूमर में 10% है, कंस्ट्रक्शन में 4% है और अदर में 26% है। तो अगर इसको भी और अगर आप बाइफरगेट करते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो जो बड़े लार्ज कैप हैं वहाँ पे अप्रॉक्स 80% का एलोकेशन है, देन उससे कम 10% एंड 10% मिड कैप में। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका टाटा का लार्ज कैप फंड है, अगर आप इसको नवंबर से अप्रैल तक में अगर आप देखें कि कौन से बेसिकली टॉप 10 जो शेयर्स हैं उस पर इन्वेस्ट किया है और मेजर कंसंट्रेशन कहाँ पे है, तो पर्टिकुलर इस फंड में अगर आप देखें टाटा का जो लार्ज कैप है, हमेशा 45 से 51 शेयर्स कंटिन्यू इनके पोर्टफोलियो में रहते हैं। करंटली अगर आज की डेट में देखें तो 46 स्टॉक्स हैं। जो टॉप 5 कंपनी में होल्डिंग है अप्रॉक्स 32% के आसपास है, टॉप 10 में होल्डिंग देखिए तो अप्रॉक्स 50% के अराउंड है। जो हाईएस्ट एक्सपोजर है यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि नवंबर 22 तक, देखिए नवंबर दिसंबर तक यहाँ पे जो हाईएस्ट एक्सपोजर बैंक में था वो आईसीआईसी बैंक था। अगर आप चार्ट पे बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि एचडीएफसी बैंक अपने आप को साइड वाइज कंसोलिडेट किया है, जबकि आईसीआईसी बैंक ने एक अच्छी खासी आपको रैली दिया है। तो यहाँ पे देखिए धीरे से उन्होंने अपना जो एक्सपोजर था जनवरी 2023 से बढ़ा करके एचडीएफसी बैंक की तरफ कर दिया और इस समय पे हाईएस्ट एक्सपोजर है 7.68% का। तो टोटल अगर आप नंबर ऑफ सेक्टर देखते हैं तो 12 सेक्टर है, जिसमें कि आउट ऑफ 3 सेक्टर के अंदर अप्रॉक्स 60% की होल्डिंग्स है। और अगर टॉप 5 सेक्टर लेते हैं तो अप्रॉक्स 73% का। मेजर एक्सपोजर जो इनके सेक्टर पे है वो फाइनेंस का है। दोस्तों अगर आपने मोतीलाल ओसवाल की जो ईयरली रिपोर्ट आती है अगर वहां पे भी देखा हुआ तो उन्हें बताया कि हमेशा फाइनेंस आउट परफॉर्म करता है। फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, तो आप मेजर अगर देखेंगे जो भी फंड हाउसेस हैं, मेजर सेक्टर उनका फाइनेंस का होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टॉप 10 इनकी स्टॉक पिक्स है। अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसी, एचडीएफसी, इंफोसिस, एक्सेस, एलएनटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, एचयूएल। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो केवल आईटी जो ऐसा सेक्टर है जो फिलहाल परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। और आईटी में अभी इंफोसिस का जब एक अच्छा खासा 8 to 10% का आपका जो डाउन हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा रिजल्ट के बाद इंफोसिस डाउन हुआ था, बट धीरे धीरे रिकवरी है, टीसीएस ने काफी रिकवर किया हुआ है। तो आईटी को छोड़ करके बाकी अगर आप सभी में देखते हैं 1 ईयर में, तो आपको एचडीएफसी ने 22% का, रिलायंस अप्रॉक्स 1% का,
आईसीआईसी बैंक देखिए 32% का, एचडीएफसी 24% का, एक्सेस 34, एलएनटी 47, एसबीआई 20 एंड एचयूएल 15%। यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये टोटल टॉप 15 स्टॉक होल्डिंग है जो पर्टिकुलर फंड हाउस अभी ओन करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर आपको यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती हुई दिखेगी। तो रिलायंस के ऊपर देखिए, रिलायंस का वैल्यूएशन उन्होंने अच्छा देखा है, अभी रिलायंस को ऐड किया है अप्रैल में ही। इन्फोसिस ठीक है, आपको थोड़ा सा डाउन है। एक्सिस बैंक थोड़ा सा उन्होंने कम किया हुआ है। एचडीएफसी एजीटीजे एलएनटी के ऊपर एक्सपोजर बढ़ाया हुआ है। देन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सन फार्मा, अगर आप उसको चार्ट पे देखें तो सन फार्मा के अंदर आपको एक अच्छी रैली दिख रही है। सिप्ला, तो यहाँ पे ये दो शेयर्स हैं फार्मा पे जिसपे उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया हुआ है। तो आज का जो फुटप्रिंट की हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली वो कौन से स्टॉक हैं जो कि पर्टिकुलर अप्रैल के मंथ में टाटा लार्ज कैप फंड ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। दोस्तों ये वो शेयर्स हैं, 6 to 7 शेयर्स हैं जिसको उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। आइए इसको हम देखते हैं। दोस्तों आपसे मैं अगेन कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को देखते हैं और आपको फ्रूटफुल लगता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, डिवीज लैब देखिए तो फ्रेश उन्होंने ऐड किया हुआ है, अब तक की हाईएस्ट होल्डिंग है। देन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन उन्होंने उसको ऐड किया हुआ है, लगभग 5 लाख क्वांटिटी में इसको बाई किया है। 35,000 इन्होंने डिवीज लैब बाई किया है। ल्यूपिन को अगर देखें फार्मा में अगेन 1 लाख शेयर बाई किया हुआ है। मैनकाइंड फार्मा अभी परसों ही लिस्टेड हुआ है दोस्तों, तो अभी इन्होंने अप्लाई किया था, यहाँ पे ऐड किया हुआ है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, टेक महिंद्रा आईटी अगर आप देखें डाउन में, बट उन्होंने यहाँ पे टेक महिंद्रा को ऐड किया हुआ है। और जायडस वेलनेस, यहाँ पे ये पर्टिकुलर शेयर है। तो अगर आप इनके टोटल जो स्टॉक उन्होंने अभी ऐड किए हुए हैं पर्टिकुलर अप्रैल मंथ में, अगर उसको आप ग्राफ में पुट करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 55% उन्होंने फार्मा को ऐड किया हुआ है और 7.2% फाइनेंस को ऐड किया है, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक को बढ़ाया हुआ है। 8.7% फाइनेंस है, 10% आईटी है और 14.4% हेल्थ केयर को इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों बात ये है कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में वॉरेन बफेट क्या कहते हैं और कब आपको बेनिफिट मिलता है कि जब आप अच्छा कंपाउंडिंग इफेक्ट आप ला पाते हैं, कि बेस्ट चांस टू डिप्लॉय कैपिटल इज व्हेन थिंग्स आर गोइंग डाउन। जब चीजें नीचे हों, अच्छे वैल्यूएशन में अगर आप लेते हैं तभी आप अच्छा कंपाउंड कर पाते हैं और आपको रिटर्न बन पाता है। ये हम आप सभी जानते हैं कि कभी भी बिल्कुल नीचे बाई करना और सबसे ऊपर सेल करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, एक सर्टेन अगर आप शेयर को देखें कि उसका जो बेसिकली आपको क्या मिनिमाइज करना है, लॉस को मिनिमाइज करना है कि शेयर वहां से कितना नीचे गिर सकता है। अगर आपने वो मिनिमाइज कर लिया तो अपसाइड मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए जो फर्स्ट मैनकाइंड फार्मा को अगर आप देखते हैं तो दोस्तों अभी इसका वैल्यूएशन काफी हाई है, अभी जस्ट लिस्टेड हुआ है, आपको पता होगा 30% प्रीमियम पे ऐड हुआ है। यहाँ पे प्लेजिंग का भी है, तो इसको अभी थोड़ा हमें देखना है, समय के साथ इम्प्रूव होगा तो इसके ऊपर आप सोच सकते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में वैल्यूएशन सही है, बट अगर इसका आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो यहाँ पे समस्या है। डिवीज लैब को अगर आप देखते हैं तो शेयर प्राइस अभी बिल्कुल सही रेट पे है, आरओई बहुत सही है, वैल्यूएशन सही है। टेक महिंद्रा को अगर आप देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं आई हुई है, बट अगर आप इसमें देखिए तो कोई प्लेजिंग नहीं है। वैल्यूएशन वैल्यूएशन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप जायडस वेलनेस देखते हैं तो अगेन यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, बट समय के साथ चीजें इंप्रूव होंगी, वैल्यूएशन सही है। लूपिंग के केस में अगर आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी है, बट यहाँ पे जो उसका वैल्यूएशन है ऊपर है, तो वैल्यूएशन बहुत मैटर करता है दोस्तों। अगर आप किसी चीज को हाई वैल्यू पे ले लेंगे तो आपको उस वैल्यू को पचाने में उससे काफी समय ले लेगा, तो आपको काफी समय लग जाएगा। तो हाई वैल्यूएशन पे कभी भी आपको अच्छा रिटर्न नहीं बनेगा। सेम चीज अगर आप पावर और फाइनेंस कॉर्प को देखते हैं तो उसका वैल्यूएशन सही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी सही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं। आइए दोस्तों इन्हीं शेयर्स को हम एक बार चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे ये शेयर्स कहाँ पे आपको एक बेहतरीन रिटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए निफ्टी फार्मा, मैक्सिमम उन्होंने फार्मा को ऐड किया हुआ है। एक जो 14,700 का जो हाई बना हुआ था, वहां से फार्मा
काफी करेक्शन के बाद अब आप देखिए यहाँ पे लगभग डबल बॉटम आप कह सकते हैं कि 11,600 पे बनाया और उसके बाद अगेन 12,700 की तरफ पूरा फार्मा इंडेक्स ऊपर की तरफ चल रहा है। इसीलिए जो मेजर बाइंग अगर आप देखें तो फार्मा के अंदर है। सेम चीज निफ्टी आईटी के अंदर अगर आप देखते हैं तो आईटी तो अपने मेजर हाई से अगर आप देखें तो लगभग 39,271 से लगभग 40,000 से अभी 28,000 में है। तो जितने भी मेजर आईटी के शेयर्स हैं वो गिरे हुए हैं, बट अगर आप देखें तो यहाँ पे 26,000 का एक बेस बना करके शेयर अभी जो इंडेक्स है 28,000 के आसपास में है, राइट। तो यहाँ पे दोनों है, अगर इनका वैल्यूएशन देखें तो दोनों शानदार वैल्यूएशन पे है, शायद इसीलिए जो फंड हाउसेस हैं वो इन दोनों सेक्टर को ऐड कर रहे हैं। डिवीज को अगर आप चार्ट पे देखते हैं तो डिवीज अगर आपको याद होगा कि जो सौरभ मुखर्जी जी का जो पोर्टफोलियो है पीएमएस चलाते हैं उनमें भी है, और डिवीज के ऊपर शानदार कमेंट्री आई है उनकी, तो ऑलरेडी उनके बहुत पहले से है। तो अगर आप डिवीज को देखिए तो एक शानदार ब्रेकआउट दे करके सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ आपको देखिए लगभग 3500 के आसपास दिख रहा है। ये शेयर आपको 2700 में भी था, एक अच्छा ब्रेकआउट आपको 2900 में मिला और अभी 3500 के आसपास है। लेकिन अगर आप इसको अपने टॉप से देखेंगे तो 5,000 से अभी भी 3500 में मिल रहा है, तो एक अच्छा खासा आपको ऊपर से एक डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए भर भर के वैल्यूम्स आए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए ये वैल्यूम्स दिखेंगे, तो यहाँ पे भर भर के जो बड़े फंड हाउसेस हैं उन्होंने बाई किया हुआ है। लुपिन के केस में देखते हैं तो लुपिन यहाँ पे आपको देखिए अभी 750 पे है। अगेन आप इसका जो लाइफ टाइम हाई है अगर आप देखें तो लगभग 1300 से अभी जो लाइफ टाइम हाई बना करके अभी 750 के ऊपर अभी चल रहा है आपका लुपिन। सेम चीज मैनकाइंड फार्मा अभी 2 ही दिन हुए हैं, ठीक है, 30% प्रीमियम पे हुआ है, थोड़ा समय दीजिए मैनकाइंड फार्मा को। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की अगर आप बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा भी रुकना चाहिए, और आप इसको देखिए जब एक आपको एक शानदार ब्रेकआउट मिले या जब अपने जो मेजर रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करे तो उसके बाद आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। पीएफसी की अगर आप देखते हैं तो ऑलरेडी ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ में है। एक बार आप इसको थोड़ा सा कभी आपको कंसोलिडेट हो तो आप देख सकते हैं लगातार अपने जो अक्टूबर 22 से कंटिन्यू आपको देखिए ये जो इसके मूविंग रिस्पेक्ट जो मूविंग एवरेज है उनको रिस्पेक्ट करता हुआ हायर अप ट्रेंड की तरफ है, तो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ शेयर अप साइड की तरफ है। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा दोस्तों अभी एक सही वैल्यूएशन पे है, अभी आपको साइड वाइज ही दिख रहा है, कहीं पे ऐसा मूवमेंट नहीं है, बट दोस्तों मूवमेंट रैंडम आता है। और जब क्या होता है कि जब फंड हाउस बड़े बड़े फंड हाउस बाई कर लेते हैं उसके बाद ये शेयर टक से ऊपर चलना चालू करता है। जायडस वेलनेस को अगर आप देखेंगे तो ये भी अभी आपको जो 2500 से आपको 1500 में दिख रहा है, इसमें भी थोड़ा वेट कीजिए। जो भी मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे अगर आप देखिए तो 1600 को जैसे ही क्रॉस करता है तो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा ये शेयर करने का पर्पज है, मेन पर्पज है कि हम देखें कि जो बड़े फंड हाउस हैं किधर जा रहे हैं, जो एमएफ के फुटप्रिंट है। बेसिकली फुटप्रिंट में क्यों कहता हूँ अपनी वीडियो को, क्योंकि जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं उसी रास्ते पे हम जाना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि वो कौन से शेयर्स को उनको ऐड करते हैं, वो किस नजरिए से उसका वैल्यूएशन आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एक बेसिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। देन यहाँ पे आगे अगर देखें तो पर्टिकुलर इस फंड पे अगर आपने शिफ्ट किया होता, दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का कोई तोड़ नहीं है। आप अगर नहीं समझते हैं तो आप बेहतर है कि म्यूचुअल फंड कीजिए, म्यूचुअल फंड का कोई तोड़ नहीं है, धीरे धीरे बनता है, समय नहीं, समय आपको पता नहीं चलता, लेकिन एक बार जब आप समय दे लेते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था, आपने केवल 1,000 रुपए की एसआईपी किया होता 2002 से लेकर के 2023, आज लगभग आप समझ लीजिए कि 20 साल होने जा रहे हैं। 20 साल में इस फंड ने 15% का रिटर्न दिया, एनुअलाइज रिटर्न आपका 15% का है। तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया होता आपने 1,000 रुपए के अकॉर्डिंग? 2,53,000। 2,53,000 की वैल्यू आज आपकी देखिए 15 लाख से ज्यादा होती। तो सोचो, आप देखिए ह्यूज रिटर्न बनता है। और लेकिन मजेदार बात क्या है, 2002 से आपने चालू तो किया था, लेकिन अगर आप देखिए तो 2006 में डाउन है, 2008 में डाउन है। लेकिन जब ये कोरोना काल आया, आप देखिए लगभग 20 में भी आपको डाउन हुआ था। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि जब 2008 का डाउन आया तो आप देखिए अपने जो बेस अमाउंट के करीब आ गए थे। लेकिन जब कोरोना काल में आपका डाउन आया तो आपको देखिए फिर भी एक मेजर डिस्टेंस बनी हुई थी, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था और जो गेन अमाउंट था। तो एक समय के बाद आप इतने ऊपर चले जाते हैं कि जो मार्केट का अप एंड डाउन है वो आपको इम्पैक्ट नहीं करता, और यही एसआईपी की पावर है। तो दोस्तों अगर स्टॉक नहीं समझ में आता है तो एसआईपी कीजिए, म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए, अच्छे फंड को सिलेक्ट कीजिए, और जब आप उधर समझने लगे तो आप शेयर्स की तरफ आ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और दोस्तों
अगेन मैं वॉरेन बफेट को कोट करता हूँ आपको कि वी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अभी आप अगर 1 महीने पहले की अगर आप देखते तो मार्केट आपको कहाँ दिख रहा था? 16,800, 16,900, लेकिन अगर आप आज देखिए तो 18,200। तो मार्केट अप एंड डाउन रहेगा, कभी भी एक दिन में सीधे नहीं भागता है, वो धीरे धीरे ऊपर नीचे चलता है। और वैसे ही इसी इसी वोलेटिलिटी की वजह से आपको रिटर्न बनता है। तो मार्केट के साथ रहिए, अच्छे शेयर्स परचेज कीजिए, अच्छा रिटर्न बनाइए। और अगर आप अगेन एक लास्ट सवाल आपसे कि आर यू फेयरफुल और ग्रीडी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।